कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। इस बात मैं ये कहूँगा कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी, अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से सजग हैं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात जम्मू कश्मीर की। अचानक से वहां पर आतंकी घटनाओं में तेजी आ गई है। कभी आतंकी प्रवासी मजदूरों पर हमला करते हैं तो कभी घात लगाकर सुरक्षा बलों पर। करीब 2.5 साल बाद श्रीनगर में भी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। यह सब तब हो रहा है जब यह दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का लगभग खात्मा हो चुका है। तो क्या माने जम्मू कश्मीर में आतंक फिर से सर उठा रहा है या फिर आतंक से निपटने को लेकर रणनीति में कुछ कमी आई है? यह जानने और समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी रहे एसपी वैद और कश्मीर के कोर कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। वैसे साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या हुआ अचानक से जम्मू कश्मीर में कि आतंकी घटनाओं में एक तरह से इजाफा आ गया? राजीव, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो जो इलेक्शन दो हुई, चाहे वो पार्लियामेंट की इलेक्शन हो या असेंबली की इलेक्शन हो, वो एक किस्म का पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, ये जो सारा दुनिया में दुष्प्रचार करती है, उसके मुंह पे तमाचा था। देखिए, जिस तरह का लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया और 60% से ऊपर पोलिंग करना एक पिछले 30-35 सालों में पहली बार इतनी बड़ी परसेंटेज पोलिंग की हुई। ये कैसे बर्दाश्त होगा पाकिस्तान में? और ऑब्वियसली उनको लगता है कि हाथ से जैसे रेत फिसलता है, ऐसे कश्मीर का मुद्दा उनके हाथ से चला जाए। वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट करेंगे किसी भी तरीके से इसको बहुत इंसिडेंट करके किसी तरीके से इसको दोबारा लाइमलाइट में लाया जाए, क्योंकि लोगों में अगर आपने देखा होगा वो जो डर का माहौल उन्होंने पैदा किया था 30-35 साल में, वो इस बार पहली बार आपने देखा लोगों में वो डर नहीं था, वो खौफ नहीं था। लोग सवेरे 4 बजे से लाइनों में लगकर पोलिंग कर रहे थे और इतनी हाई परसेंटेज पोलिंग की एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने देखा जम्मू के इलाके में पिछले 2-2.5 साल से किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन करके और यहाँ की जो सिक्योरिटी ग्रिड का फायदा लेकर उन्होंने पहले रजौरी पुंछ को टारगेट किया और जिस तरह आपने देखा जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे 9 जून को, उस दिन से रजौरी पुंछ के से बाकी जम्मू के एरियाज में फैलाने की कोशिश की। सबसे पहला हमला 9 तारीख को उसी वक्त 6 बजे रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक यात्री बस पे और फिर बहुत सारे इंसिडेंट हुए। आपने देखा हीरानगर, मशेडी, कठुआ, उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके और टोडा के इलाके। तो इसी तरह के ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई है कश्मीर में भी। और हमारी फौज ने 2-3 अटेम्प्ट्स को फॉइल किया है वहाँ। अगर आपको याद होगा केरन और करना सेक्टर में वहाँ बहुत कोशिशें हुई, इसी
तरह के ग्रुप और इन्हीं अमेरिकन M4 राइफल्स के साथ अंदर आने की कोशिश की, लेकिन 2-3 फाइल किए हैं। इसमें हो सकता है कुछ लोग अंदर आ गए हो, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं जानता, लेकिन कुछ लगता है अंदर आए हैं। और इसी तरह जो अनंतनाग में कल 2 मारे गए, ये एक ग्रुप जो डोडा की पहाड़ी किश्तवाड़ के इलाके में ऑपरेट कर रहा था, इसकी रिपोर्ट आई थी कि इसने पीर पंचाल को क्रॉस करके कोकरनाग इलाके में ऑपरेट करना शुरू किया और वहां कुछ इसमें कैजुअलिटीज भी की। तो इस तरह के ग्रुप आने से ऑब्वियसली दे विल नॉट सिट क्वाइट, और सिर्फ ये कह देना कि टेररिज्म खत्म हो, टेररिज्म कोई, लेट मी बी वेरी ब्लंट, आई एम श्योर जनरल साहब विल हियर मी आउट, टेररिज्म ओवरनाइट खत्म नहीं हो सकता। इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन बैटल। किसी भी सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, दुनिया में इट्स आज की जो सिचुएशन है उसको आपको डील करना पड़ेगा सब। ये फैक्ट है कि 370 के बाद हालात में बहुत चेंज आई है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सिर्फ इससे पहले मैं क्लोज करूं, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स क्विकली बताना चाहता हूं। जो जम्मू में ऑपरेट कर रहे हैं, इनमें एक भी लोकल टेररिस्ट नहीं है। हाँ, उनको लोकल नेटवर्क फायदा जरूर मिला है ऑपरेट करने के लिए, लेकिन लोकल टेररिस्ट एक भी नहीं है। जो मेरी रिपोर्ट के मतलब सारे फॉरेनर हैं। और कश्मीर में भी लोकल टेररिस्ट जहां होते थे, आज नंबर 2 फिगर में आ गया और बहुत कम नंबर हो गया, और ये लड़के रिक्रूट नहीं हो रहे, ज्वाइन नहीं कर रहे। वहां भी आप देखिए, जो कल श्रीनगर में मारा गया कमांडर, क्या भाई हो नाम है उसका, एलईडी का, और ये सारे फॉरेनर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फॉरेनर। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, इसमें देखना चाहिए साजिश किसकी साजिश है। कोई इंडियन फौज की साजिश नहीं है, साजिश है, साजिश पाकिस्तान की है, एजेंसी पाकिस्तान की ISI है। अगर वो पूछ रहे कौन सी एजेंसी इसके पीछे है, लेकिन मेरे सवाल का एक जवाब दे दे, जब मोदी जी की सरकार स्वेर इन कर रही थी, उस वक्त ये इंसिडेंट हुए, उसके वक्त किसकी साजिश थी? सब इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन जनरल हसनैन, नई सरकार बनने वाली है, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, सुरक्षा बल उसी हिसाब से चाक चौबंद किए गए थे, लेकिन अचानक घटनाओं में जो इजाफा हुआ है, तो पाकिस्तान को कह देना है कि पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान करवा रहा है, तो हमारी तैयारी भी तो पुख्ता होनी चाहिए। और हमको पता था कि इस तरह की चीज होने का आशंका, इस तरह के इनपुट थे। और जिस तरह से श्रीनगर में जो है शनिवार को गोलाबारी हुई, वो तो 2.5-3 साल बाद पहली बार श्रीनगर में इस तरह की गोलाबारी देखने को आई है। देखिए, सबसे नमस्कार, सबसे पहले आपके सब चीजों को वैद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमने जो प्रोफेशनल्स हैं, हमने कभी नहीं कहा है कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है। वी हैव नेवर सेड कि टेररिज्म खत्म हो गया है। हमने कहा है हिंसा कम हो गई। हर दफे हर प्रोग्राम में हमने ये कहा है हिंसा कम हो गई है, लेवल्स ऑफ वायलेंस हैव रिड्यूस्ड। और देखिए, ये खेल जो है ना टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, ये एक बड़ा डायनेमिक खेल होता है। इसमें ऊंचा और नीचा हर वक्त चलता रहता है। इसके अंदर हमने 2019 से 2024 तक 5 साल में बहुत सक्सेस पाई है। इसमें यहां तक कि सफाया कर दिया है टेररिस्ट का। मगर टेररिज्म अलग चीज होती है। नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर, ड्रग के नेटवर्क्स होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। इन सब चीजों के 5 साल के अंदर सफाया करना नामुमकिन है। तो जो वैद साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। टेररिज्म के जितने नुक्ते हैं वो तकरीबन अभी भी जागृत हैं, बहुत हद तक जागृत हैं, मगर उनके लेवल बहुत कम हो गए। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी आती है, मौके आते हैं, ये कैलिब्रेशन उस पार से होता है। और यही प्रॉब्लम ये है हमारे लिए, ये है कि वहां पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट है वो बड़ी लेयर्ड डीप स्टेट है। उसके अंदर अलग अलग तह हैं। कौन सी लेवल डीप स्टेट की इसको चाहती है, कौन एक्टिवेट कर रही है इसको पता करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप देखें, कुछ हद तक इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बेशक, और इन्फिल्ट्रेशन को बिल्कुल सफाया करना मैं समझता हूं तकरीबन नामुमकिन है। कुछ हद इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, फॉरेन टेररिस्ट आए हैं, कुछ एक्टिवेशन नेटवर्क्स का हुआ है। जम्मू के अंदर पहले ज्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वहां पर वॉइड बन गए थे। अब वो वॉइड भर दिए गए हैं और कोशिश दोबारा वैली की तरफ हो गई है, क्योंकि वैली जो है आखिर उसके अंदर कश्मीर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और वहीं पर
दारोमदार पाकिस्तान का वहीं पर ज्यादा बैठता है। तो अपनी अहमियत दिखाने के लिए पाकिस्तान इस रवैयों को चलाता रहेगा। वो डीप स्टेट का जो लेवल है, जो भी तय है, जो कर रहा है इसको स्पॉन्सर, वो करता रहेगा। हमारा काम है, जिसमें आपने बिल्कुल सही कहा, कि सतर्क रहना, बिल्कुल सतर्क रहना, ताकि हम इसको मिनिमाइज करें। अगर आप अभी देखें, कोई हाई बड़े लेवल की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। बेशक जेड मोर के टनल के ऊपर इलाके में 7 बेगुनाह लोगों को मारा गया, वो थोड़ा बड़ा इंसिडेंट था, मगर इसके अलावा ज्यादातर इंसिडेंट छोटे इंसिडेंट्स हैं। उस तरह का पुलवामा जैसा इंसिडेंट या इस तरह की चीजें नहीं हो रही, और ज्यादातर उन इलाकों में हो रही है जहां पर पहले नहीं हुई है। अब बहुत आपने खुद ही कहा, खनियार में बहुत दिनों से नहीं हुआ था, अब ये रिविजिट करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हीं इलाकों को एक्टिवेट किया जाए। और ये जो है टेररिज्म जो है, ये पानी की तरह होता है, उस इलाके में फैलेगा जहां पर इसके लिए ऑब्स्टिकल जो है वो कम है। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ग्रिड जो है उसको वो एक्टिवेट और ज्यादा होगा। ये एक डायनेमिक खेल है। इसके अंदर एक दिन टेररिस्ट ऊपर रहते हैं, दूसरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस, मगर हमारा इंटेंशन, एम ये है कि टेररिस्ट जो है हर समय नीचे रहें और सिक्योरिटी फोर्सेस हर समय ऊपर रहें। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी जरूरी है कि इसकी अहमियत समझ ली जाए कि अभी जो सिक्योरिटी का ग्रिड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो कंट्रोल कर रही है इसको। और कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं लोगों की कि इसकी वजह से कुछ कमजोरियां आ रही हैं, मगर याद रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी, सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी हर समय ज्यादा ताकतवर रहेगी। हमको अल्टीमेटली एक ऑप्टिमम, सबसे ऑप्टिमम तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें दोनों, एक जवाबदारी जो है वो दोनों सेंटर की भी और स्टेट की भी हो। वैसे साहब, ये सवाल हालांकि बाद में पूछना चाह रहा था, लेकिन जनरल हसनैन ने सवाल उठा दिया। फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि आतंकियों को मारिए मत, पहले उसे पकड़िए। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई चूक नहीं हुई है, आतंकी घटनाओं में कमी आई है। तो ये तो एक लिहाज से अभी नई सरकार बनी ही है, और सेंटर और स्टेट के बीच में जिस तरह का एक सियासत कह लीजिए या गेम करने की बात टेररिज्म को लेकर, कैसे देखते हैं इन चीजों को, कि क्या हम आतंकी को पहले पकड़े, उसे मारे नहीं? राजीव, अगर आपको याद होगा, जब जनरल साहब थे वहां, इन्होंने जिस तरह का वहां लोगों के साथ राब्ता रखा, और मैं भी जब डीजीपी था, तो अगर 2016, 17, 18 अगर याद करो, तो हम लोकल टेररिस्ट होते थे, नंबर्स बहुत ज्यादा होते थे, लोकल टेररिस्ट को हम कोशिश करते थे मौका देने का। अगर किसी ने 10-15 दिन पहले या 2-3 महीने पहले ही ज्वाइन किया, उनके पेरेंट्स को लाया जाता था और उनकी बात करवाई जाती थी कि मौका दिया जा रहा है, सरेंडर करो। लेकिन जब बैटल स्टार्ट होती है, फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट। जिस तरह खानियार में फायरिंग हो रही थी, आपने देखा वो आर्मी के जवान जख्मी हुए, 2 जेएन के पुलिस एसओजी के जख्मी हुए। जब सामने से गोली चलती है, अगर मेरा जवान रिटेलिएट नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। तो वो उस बेचारे को ये ऑप्शन ही नहीं है कि मैं जिंदा पकड़ूं। ये डॉक्टर फारूक साहब बहुत तजर्बेकार लीडर हैं और 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप जब दूसरा आप पर गोली चला, आप अपने आप को कितने रिस्क में डालेंगे कि हम उसको जिंदा पकड़ें? वो एक आदमी आप पर फायरिंग करे जा रहा है, तो मेरा जो जवान है या कांस्टेबल है, उसको रिटेलिएट करना है, और इट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इफ ही डज नॉट ब्लिंक एंड फायर, ही विल बी किल्ड। ऐसी सिचुएशन में ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं लगता इतना आसान है। कहना आसान है कि जिंदा पकड़ लीजिए। दूसरा, देखो, ये जैसे जनरल साहब कह रहे थे, अभी तक गवर्नमेंट ने जो बाइफरकेशन की है पावर की, सिक्योरिटी, पुलिस और ये जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं, ये
अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यूनिफाइड कमांड को वही इस वक्त चलाते हैं। तो लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि दोनों पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी और एलजी साहब को जो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है मिलकर चलना चाहिए, क्यों J&K इज नॉट लाइक एनी अदर स्टेट के पौंडीचेरी है कि आपस में लड़ाइयां झगड़े, जिस तरह केजरीवाल जी ने सिचुएशन पैदा किया, उसका नुकसान सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं होगा, पूरे देश को होगा। मैं समझता हूँ जो अच्छा काम 5-6 सालों में हुआ है, राइज अबव द पॉलिटिक्स, राइज अबव द पार्टी लाइंस एंड बिल्ड ऑन दैट। ऑलरेडी जो जनरल साहब कह रहे थे बहुत अच्छा पिछले 6 सालों में काम हुआ है, उस पर आगे काम और करना चाहिए ताकि इसको बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम पे लाया जाए। कश्मीर में बहुत किसी भी पैरामीटर से आप देख लीजिए, आज वहाँ हड़तालें नहीं, आज वहाँ स्कूल चलते हैं, आज वहाँ जो मैंने टाइम देखा या जनरल साहब ने देखा है, आज वो सिचुएशन नहीं है। पत्थरबाजी 60 जगहों पे एक दिन में होती थी, हमारे सैकड़ों जवान और कांस्टेबल जख्मी होते थे। बहुत मुश्किल से सिचुएशन मेरे हिसाब से दोनों को मिलके पॉलिटिकल ग्राउंड नेटवर्क जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का, नई गवर्नमेंट है, उसका यूज करना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये हायर सुपर ये जो टैक्टिकल पावर है आर्मी की और पैरामिलिट्री की, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और इस पे बिल्ड करके वी शुड गो फॉर ए बेटर सिस्टम, ताकि हालात और बेहतर हो और लोगों को थोड़ा राहत मिले। जिस तरह से लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं, आज वो लाल चीज नहीं है जो आज से 10 साल पहले होता था, तो इस पर बिल्ड करना चाहिए, ये मेरा मानना। जनरल हसनैन, आप तो ब्रिगेडियर भी कश्मीर में रहे हैं, मेजर जनरल में रहे हैं, कोर कमांडर रहे हैं कश्मीर का, आपका अनुभव क्या कहता है कि जो जिस तरह की बातें निकल के आ रही है, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ दिनों में हो सकता है कि राज्य का दर्जा मिल जाए जम्मू कश्मीर को फिर से, तो उस हालात में आपको क्या लगता है कि क्या जो टेररिस्ट होते हैं, क्या उनसे राब्ता हो सकता है, उससे पूछताछ हो सकती है, या जैसा वैद साहब बता रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है कि आपको लीड लेना पड़ता है, इस तरह से कि आपने सवाल ये मुझसे पूछा जी, क्योंकि मैं आपको कह सकता हूं कि कश्मीर से पहले मेरा तजुर्बा पंजाब में है, पंजाब से पहला मेरा श्रीलंका में, और मैं हर समय ये कह सकता हूं टैक्टिकल हालत में कभी वक्त नहीं मिलता कि आप नेगोशिएट करना शुरू करें। मैं बिल्कुल सहमति में हूं वैद साहब के। देखिए, आप अपनी फौज को हाथ पीछे बांध दीजिए, उसका उससे कहिए कि आप अब ऑपरेशंस करो, ये आपके ऑपरेशन कभी सक्सेस नहीं होती। आप फौज जो है वो खुद ही कैलिब्रेट करती है, पुलिस के साथ मिलकर फुल फौज खुद ही कैलिब्रेट करती है। अगर आप देखें तो 1997 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि उसमें डूज एंड डोंट्स है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के साथ, जब आर्मी को एक्ट करना है तो क्या क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। उनके अंदर एक चीज है कि पुलिस को हर समय साथ में रखना है, क्योंकि पुलिस के प्रेजेंस से क्या होता है, एक ऑटोमेटिक एडवाइस मिलती है आपको। आप जो आर्मी जो जिसको आदत है कुछ वायलेंस ज्यादा इस्तेमाल करने की, वो टेम्पर हो जाती है उसकी आदत, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें हैं, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है ये चीजें, आपको कहने की जरूरत नहीं है ये। और हमारी फौज, अगर आप हमारी फौज को देखिए, हमने ना कभी हवाई जहाज इस्तेमाल किए, हमने कभी हेलीकॉप्टर नहीं किए, गनशिप नहीं किए, आर्टिलरी नहीं किए, मोटर नहीं किए, हमने करा क्या है? हमने सिर्फ AK-47 के साथ जो टेररिस्ट के पास है। दुनिया की फौजों को देखिए, पाकिस्तान को फौज को देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में करते क्या है वो, उनसे पूछे लोगों से। तो फारूक अब्दुल्ला साहब जो है उनको थोड़ा पहचान करना चाहिए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन दुनिया भर में कैसे होते हैं। योर आर्मी, योर आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पुलिस जो है जिस तरीके से करती है, तो द मोस्ट कैलिब्रेटेड वे। और मैं कह सकता हूं कि पहले जमाने में भी इसी तरह से अपनाते थे हम, और सिस्टम बहुत क्लियर था। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में यूनिफाइड कमांड था। यूनिफाइड के कमांड के अंदर चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं, हम कोर कमांडर्स और डीजीपी उसके अंदर बैठते थे, साहब डीजीपी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम उस पर उनको एडवाइस देते थे। ये एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है। द यूनिफाइड कमांड इज द आइडियल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर
जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वहां के लोकल इलेक्टेड लीडर हैं वो हैं, और साथ में सेंट्रल एजेंसीज उनके साथ उनके नीचे काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ दैट इज द फाइनेस्ट मॉडल दैट वी कैन अडॉप्ट। लेकिन वैद साहब, कई ऐसी जगहों पर आतंकी घटनाएं हो रही हैं जहां के बारे में माना जाता था कि यहाँ लगभग तो आतंक लगभग खत्म सा हो गया है। जम्मू रीजन की बात करें सर, आप तो जम्मू के रहने वाले भी हैं। पुंछ हुआ, सुरनकोट हुआ, डोडा हुआ, जहां के बारे में गुलमर्ग जिस तरह की घटनाएं सामने आई, तो माना ही जाता था कि आतंकी घटनाएं लगभग खत्म हो गई है। लेकिन वहां भी कभी देखने में आता है कि प्रवासी मजदूर पर किलिंग किया जाता है, फायरिंग किया जाता है, तो एक डर या दहशत का माहौल लगता है कि फिर से बनाने की कोशिश है। राजीव, ये बात सही है। जैसे खानियार में बहुत सालों के बाद इंसिडेंट हुआ, जैसे सोनामर्ग में जो मजदूरों, जहाँ जो जनरल साहब कह रहे थे 7 निर्दोष लोगों को मारा, एक डॉक्टर और बाकी लेबर को, वहां भी मैंने सोनामर्ग बहुत सालों के बाद सुना कि कभी इंसिडेंट हुआ। गुलमर्ग में, आप जम्मू के रीजन तो आप जानते ही हैं, 15 साल मैं यहाँ आईजी जम्मू रहा हूँ 2004 से 2008 में, और बाय द टाइम आई लेफ्ट इट वाज ऑलमोस्ट नॉर्मल, एंड बहुत सालों तक तो कोई बड़ा इंसिडेंट हो नहीं रहा था। तो ये फैक्ट है कि कहीं जहां जहां बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था, ये इंसिडेंट कुछ टाइम से वहां हो रहे हैं। ये एक्चुअली, अगर इसमें मेरे 2 ही रिक्वेस्ट रहेंगी जो आज ऑपरेट कर रहे हैं। एक, देखा जाए कि टेररिस्ट जो हैं, आर दे टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम गैप्स इन दोज एरियाज। जैसे सोनामर्ग में जब रास्ता नवंबर दिसंबर में रास्ता बंद हो जाता है, तो उसका क्या डिप्लॉयमेंट डिप्लीट करने से क्या उसका फायदा लेते हैं टेररिस्ट? तो ये जो लोकल ऑफिसर्स हैं वहाँ, आर्मी के, पुलिस के, सीएपीएफ के, दे मस्ट एनालाइज कि क्या वजूहत है कि इसका एडवांटेज लिया जा रहा है। जिस तरह जम्मू का जनरल साहब कह रहे थे सिक्योरिटी गैप का फायदा लेंगे, अब जब हमने रिएक्ट किया, जम्मू रीजन में बंद हो गया, ऑलमोस्ट कम हो गया, बहुत हद तक कम हो गया। तो जब डोमिनेशन शुरू हुई, तो इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है और काउंटर मेजर्स लेना जरूरी है। नंबर 2, हम और क्या कर सकते हैं ताकि फॉरेन टेररिस्ट अंदर कम से कम आ सके। 100% सील करना इम्पॉसिबल है, आई कंप्लीटली एग्री विद जनता, बट यस, हाउ कैन यू मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट? क्योंकि अगर अंदर आएंगे तो मेरा ये मानना इंसिडेंट करेंगे, क्योंकि वो मरने मारने के लिए आए हैं। But as long as you have a state like neighbor like Pakistan, which only produces terrorists, ये और उसकी जो पॉलिसी है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, वो तो करता रहेगा। तो हमें इससे लड़ना, इसको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल करना, कैसे करना है उस पर कार्रवाई। लेकिन जनरल हसन, यह भी देखने में आया जम्मू कश्मीर में, खास तौर से बात करें तो अब आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच में आमने सामने लड़ाई नहीं होती है। पहले देखने में आता था कि फिदायन अटैक किया, उसके बाद लड़ाई करते थे, फायरिंग करते थे टेररिस्ट, तो अब वो नहीं करते हैं। अब कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि फोर्सेस जो है, खासतौर से आर्मी की बात करें, तो वो प्रोएक्टिव होकर ऑपरेशन कर रही है। कभी हाई राउट पर वहां ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, या कभी घात लगाकर जो है टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, इस तरह की। तो यह भी कुछ बदलाव हुआ है क्या? देखिए रंजन साहब, कश्मीर में कुछ बदलता नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। 1989 से देखिए तो साइकिल्स ऑफ वायलेंस आई है यहां पर। मैं आपको कह सकता हूं कि जिस तरह की आप वायलेंस आज देख रहे हैं कि घात लगाकर आर्मी के ऊपर फायर करना, अगर आप 2006 और 7 को देखिए तो 2007 में ज्यादातर ऑपरेशंस टेररिस्ट के जो थे वो फौज के खिलाफ इसी तरह से थे। उस वक्त हमने, आपको अगर वैद साहब को याद होगा, हमने जितने वहां पर मक्की के खेत थे उनको 100-100 मीटर दूर सफाया किया था उनका, ताकि ये एम्बुश ना कर सके इन इलाकों से। बसों के ऊपर हमने जवानों को बिठाया था, बोरी बिस्तर वहां रखकर, उसके ऊपर सैंड बैग रखकर अपने काउंटर फोर्सेस, उसके लिए काउंटर एक्शन के लिए उनको तैयार किया था। तो ये चीजें तो आती रहती हैं, रोज सीखते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, जनरेशनल चेंज होता है। अब वैद साहब का तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा है, जो लोग आज आए उनका तजुर्बा है, हमारे सबके तजुर्बे अलग अलग हैं, ठीक है। हमें बैठकर यहाँ पर क्या है कि एक
कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू देखना है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है आज के लिए। ठीक है, आज के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। मैं हर दफे अपने कमांडरों को कहता था कि देखिए आज के लिए मत जिए, आपको अपने से पहले 4 या 5 कमांडर जो थे आप उनके साथ कंसल्टेशन करिए, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। अगर मैं उड़ी का कमांडर हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए 10 साल पहले उड़ी में क्या हुआ था, वही चीज दोबारा आएगी 5 साल 6 साल के अंदर। आप जो है उसके लिए पहले ही से चौकन्ने रहेंगे, ऑलवेज यू विल बी अलर्ट टू दैट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माय अदर पॉइंट व्हिच आई वांट टू रीइंफोर्स इज कि ये जो इशू है सेंट्रल कंट्रोल और स्टेट कंट्रोल का, इसमें याद रखना चाहिए कि हम एक ट्रांजिट स्टेज में हैं इस वक्त। वी आर मूविंग इन इलेक्शन हुए हैं, सक्सेसफुल इलेक्शन हुए हैं और उमर अब्दुल्ला साहब गए हैं, मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री से मिले हैं, and some kind of assurance perhaps has been given कि statehood आएगा etc. Automatically जब ये सब चीजें होंगी, all this control will come back to the state at some time. अभी ये transient stage जो है ये कभी-कभी awkward हो जाएगी, तो इसके अंदर खास तौर पर ये चौकन्ना रहना हमें और डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना। आफ्टर ऑल हम एक देश हैं, हम एक स्टेट है, हम सब एक साथ जुटकर लड़ रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी एक साथ मिलकर काम करते हैं यहाँ सब पर, आई डोंट थिंक यू हैव दैट काइंड ऑफ अ मॉडल एनीवेयर इन द कंट्री और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उस तरह से। बैद साहब एक और चीज समझनी है कि आतंकियों के बारे में कहा गया कि दावा किया गया कि ज्यादातर जो कमांडर हैं, टॉप कमांडर, चाहे लश्कर की बात करें, जैश की, हिजबुल की बात करें, उसके टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। फंडिंग भी काफी हद तक बंद हो गया है, घुसपैठ भी सर पहले की तरह हो नहीं रहा है अगर बात करें, लेकिन उसके बावजूद एक नए तरह का कहें टेररिज्म पैदा ले रहा है। कुछ सालों में हाइब्रिड टेररिस्ट की बात होती है जिसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, तो यह भी एक नई तरह की चुनौती पैदा कर रहे हैं सर फोर्सेस के लिए। राजीव देखो, टैक्टिक्स बदलते रहते हैं और खासकर इनके जो हैंडलर हैं, जो बार इनको हैंडल करते हैं, दे कीप चेंजिंग देयर टैक्टिक्स। एक्चुअली हमारा भी वो असेस करते रहते हैं कहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रिड है, कहाँ कमजोरियां हैं। आफ्टर ऑल दे डोंट सिट क्वाइट एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग। किस तरह से आईएसआई चीफ का विजिट लेट 2021 में हुआ मुजफ्फराबाद। उसके बाद अगर आपको याद होगा कश्मीर में ये जो हाइब्रिड टेररिज्म स्टार्ट हुआ, जो टारगेटेड किलिंग शुरू हुई, उसको 6-8 साल में हमारी फोर्सेस ने उसको ओवरकम कर लिया। उसके बाद आपने देखा किस तरह से टैक्टिक्स उन्होंने बदला, जम्मू रीजन की तरफ रुख किया और रजौरी पुंछ में पहले इन्फिल्ट्रेशन की और यहाँ फौज को टारगेट बनाया, जिसमें काफी कैजुअलिटी फौज की हुई। फिर इसी को किस तरह से जम्मू रीजन में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपैंड किया। अब आप देखो, तब तक कश्मीर बिल्कुल शांत था, अब यहाँ जब हमारा रेस्पॉन्स हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर, तो दे कीप चेंजिंग। इट इज, एज जनरल साहब सेड, इट इज डायनामिक। दे कीप चेंजिंग द टैक्टिक्स, स्टडिंग, और किस तरह का इंडक्शन किया इसमें टेररिस्टों का, हु आर ट्रेन्ड इन जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर, और हिट एंड रन वाला टैक्टिक्स अपनाना शुरू किया। अगर आप देखें पैटर्न कुछ टाइम से, अटैक दी फौज, बस स्टडी इट्स मूव, अटैक, और पहले वाला नहीं है कि अंदर घुस गए, संतरी को मारा और 5-10-15 को मारा और खुद भी मर गए, वो नहीं है। आप इनका नया तरीका देखिए, ये अंदर घुसने के बजाय स्टडी करते हैं पैटर्न, उस पे फौज की मूवमेंट पर अटैक इट, और सबसे पहले अपने रन का देखते हैं, भागना कहाँ से है, ताकि और इंसिडेंट हम कर पाए। And this is what they are following in Jammu region, and same pattern I am observing in Kashmir, ताकि इनके रैंक्स कम है तो बचा है। इसमें आधुनिक हथियार तो आपको पता ही है, जो अमेरिकन M4 राइफल है, स्नाइपर इफेक्ट और नाइट विजन का, उसका फायदा ले रहे हैं। तो ये सारा चेंज होता रहता है विद टाइम, एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जनरल हसनैन, क्या लगता है कि जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट को जो है उसको देख के निशाना बनाकर ये आतंकवादी जो एक दहशत फैलाना चाह रहा है, मैसेज देना चाह रहे हैं कि फिर से आतंकवाद का पुराना दौर लौट आया है जम्मू कश्मीर में,
बेशक ये उनकी एक स्ट्रेटजी है इस वक्त, ये तकरीबन 3 साल पहले भी इन्होंने अपनाई थी, आपको याद होगा, खासतौर पे अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा के इलाकों में। देखिए, सॉफ्ट टारगेट्स, वल्नरेबल टारगेट्स को देखते हैं, खासतौर पे जैसे माइग्रेंट लेबर है, टेरिटोरियल आर्मी के हमारे जवान हैं जो छुट्टी पर जाते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान जो अकेले घरों में रहते हैं, जाते हैं छुट्टियों के ऊपर। सबसे पहले इन सबको मेरा सलाम कि ये सब बहुत बहादुर लोग हैं। इसके बावजूद कि इनके घरों के अंदर ये थ्रेट रहती है, इनके फैमिलीज के खिलाफ थ्रेट रहती है, ये चूकते नहीं है अपने काम से। मैं इतना कह सकता हूं, और डीजीपी साहब के सामने कह सकता हूं कि मैंने देखा है कर्फ्यू के जमाने में किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान जो थे अपना यूनिफॉर्म एक बैग के अंदर रखकर सिविल कपड़ों में और घर से और पुलिस स्टेशन जाते थे, और मैं उनको रोकता था, मैं कहता था आप क्यों जा रहे हो? कहते थे कि साहब हमारी ड्यूटी है, हमको जाना है। तो ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं इन इलाकों में, और इनको सपोर्ट करना, इनकी सिक्योरिटी देखना, इनका ग्रिड के अंदर देखना कि किस तरह से इनको हम सिक्योर रखें, ये निहायत जरूरी होता है। मगर इसके तरफ भी तवज्जो टेररिस्ट टाइम पर देते हैं। जब भी हम देखते हैं कि उनके पास काबिलियत खुद के पास कम हो गई है, टेररिस्ट की स्ट्रेंथ कम हो गई है, और मेरे ख्याल में उनके पास हथियार बारूद भी कम हो गए हैं, तो फिर ये टारगेटेड किलिंग्स की तरफ, जैसे हाइब्रिड टेररिस्ट के साथ पिस्टल को इस्तेमाल करके इस तरह से के तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि डायनेमिक चीज है, इसको टाइम को हमको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग वहां रहते हैं, सर्व करते हैं, उनका काम है वो ये करते रहते हैं हर वक्त, कि पूरे वक्त ये इसको पढ़ कर और इसके काउंटर मेजर्स जो है उनको निकालते हैं। तो बैद साहब, क्या लगता है कि जो आतंकवादियों ने रणनीति बदली है, हमें भी सुरक्षा फोर्स बलों को भी एक नई रणनीति अपनाने की जरूरत है ताकि चुनौती का सामना किया जा सके, चाहे जम्मू रीजन की बात करें, चाहे कश्मीर रीजन की बात करें? राजीव, देखो, सर्वाइवल के लिए करना ही पड़ता है, और अगर आपको इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इफ यू डू नॉट चेंज योर टैक्टिक्स यू विल बी वॉच्ड आउट एंड यू विल नॉट सर्वाइव। तो अगर दुश्मन टैक्टिक्स बदलता है तो हमको भी बदलना है, उसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट बहुत बार ये 90 से अगर आप 89 से देखें, सैकड़ों बार ये चेंजेस आई हैं, और हमारा रिस्पॉन्स भी अकॉर्डिंगली उसको उसी तरह से मॉडिफाई किया गया है फोर्सेस का। तो ये जैसी स्थिति बनती है उसी हिसाब से आपको, इसीलिए ये एक इवॉल्व होती हुई सिचुएशन होती है, और इसको ये जो डायनामिक चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंगली आपका रिस्पॉन्स भी बदलता है, और कई बार आपको प्रोएक्टिव भी स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि दुश्मन को आड़े हाथ लिया जाए। तो ये मैं समझता हूँ जिस तरह से इवॉल्व होती है सिचुएशन, उसी तरह से आपका भी टैक्टिक्स जो रिस्पॉन्स है वो बदलता रहता है। जनरल हसन, क्या लगता है कि फोर्सेस को भी कुछ चेंज होने की जरूरत है, खास तौर से ऑपरेशन की नीतियों की बात करें, और खास तौर से इंट वगैरह की बात करें, जो हमें बहुत ज्यादा जानकारी लगता है नहीं आ पा रही है, जिस वजह से नुकसान फोर्सेस को कई बार हो जा रहा है? देखिए, ये एक प्राकृतिक चीज है, दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन, कि जब नफरी कम हो जाती है, जब हिंसा कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली फोर्स लेवल्स के अंदर भी खलबली कम होती है, इंटेलिजेंस की तरफ, इस तरह की चीजों के ऊपर जोर थोड़ा सा कम हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ये दोबारा कायम होती हैं ये एक्टिविटीज, ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट बिल्डिंग अप। तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी आदत है लोगों को, हमारा जो सीआईडी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इस आईबी है, सब मिलकर ये अपने इंटेलिजेंस को तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको देखते हैं। वो मैं समझता हूँ एक जो बढ़िया चीज हुई है वो खासतौर पर यह है कि पैसे की कमी बहुत कम हुई है। टेरर फाइनेंसिंग की वजह से आजकल हाइड आउट भी बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से हाइड आउट्स के अंदर ज्यादा टेररिस्ट रहते हैं, टेररिस्ट को ज्यादा अरसे के लिए रहना पड़ता है, उसकी वजह से इंटेलिजेंस लीकेज जो है ज्यादा होती है। तो हमें ज्यादा जोर देना चाहिए इसके ऊपर, टू मेक श्योर दैट वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली ये हाइड आउट्स कहाँ हैं, अर्बन एरियाज में खासतौर पे कहाँ पर हैं, ताकि जैसे पहले करते थे हम ऑटोमेटिकली सोर्स बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं, जिसको कहते हैं कैलिब्रेटेड सोर्स बेस्ड ऑपरेशंस, उनको हम एग्जीक्यूट करें। तो ये तो निहायत जरूरी चीज है। दूसरी चीज,
ये जो ग्रिड है, जिस इसको कहते हैं काउंटर टेररिज्म ग्रिड, ग्रिड का मतलब ही यही है कि इसका एक डिप्लॉयमेंट ऐसा रखा जाता है ताकि जिस तरह से फ्लो हो रहा है वायलेंस का, हिंसा का फ्लो हो रहा है, उसके मुताबिक आप रीडिप्लॉय करते रहें। अब ये जरूरी नहीं कि आपने एक आरआर की बटालियन जो है उसको 10 साल से एक जगह पर रखा है तो वो वहीं रहेगी। अगर आप समझते हैं कि नहीं जरूरी है इसको बदलना और कहीं और ले जाना, तो आप डिस्टर्ब करेंगे ग्रिड को और उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये जितने तजुर्बेदार कमांडर्स हैं, पुलिस के वहां सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये सब जानते हैं पूरा। मुझे तो पूरे कॉन्फिडेंस है कि ये एक ब्लिप है, जिसको कहते हैं ग्राफ के अंदर एक ब्लिप है, ये होगा। क्योंकि जैसे वैद साहब ने पहले भी कहा कि इनकी अहमियत, पाकिस्तान की अहमियत कम हुई है, वो अहमियत बढ़ाने की हर कोशिश करेंगे और उसको बढ़ाने में वो हिंसा के अंदर को और पैदा करेंगे। हमारा काम है इसको न्यूट्रलाइज करना। तो चलिए सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।